नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नरेंद्र मोदी, एक नाम जो आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर विश्व राजनीति के शिखर तक ये सफर न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि ये भी बताता है कि अगर इरादे अडिग हों तो कोई मंजिल दूर नहीं। आज हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को तो बताएंगे ही, साथ में उनके संघर्ष और संकल्प और समर्पण की कहानी भी जानेंगे। किस तरह उन्होंने एक सामान्य परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने न केवल देश को विकास, आत्मनिर्भरता और सम्मान की ओर अग्रसर किया, बल्कि भारत की आवाज को वैश्विक मंचों पर बुलंद किया। आज जब वो अपने 75वें जन्मदिन पर एक नया पड़ाव छू रहे हैं, तो पूरा देश उन्हें सिर्फ बधाई नहीं बल्कि आभार और विश्वास के साथ नमन कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और तमाम 120 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उनके पीछे है और इसलिए एक देश के विकास पुरुष, एक कर्मठ, अविश्रांत काम करने वाला प्रधानमंत्री, ऐसा उनका इतिहास है और इसीलिए आज उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आई है, 4थे नंबर पे आई है, अब 3रे नंबर पे लाने की कोशिश, संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया हुआ है। और ऐसे समय में कि कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, ऐसे परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाने का काम एक सर्वसामान्य आम आदमी के जीवन को बदलने वाला प्रधानमंत्री हमने देखा है। आज देखा अभी हाल ही में जीएसटी में भी बहुत ही परिवर्तन लाया है। प्रत्येक वर्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। सर पीएम साहब 31 को आएंगे कि 1 को आएंगे सर? जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले के बड़नगर कस्बे में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी थी। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। छोटे से उम्र में ही उन्होंने अपने पिता की बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चलने वाली चाय की दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। यही अनुभव उनकी जिंदगी की पहली सीढ़ी साबित हुई, जिसे उन्होंने चाय वाला से प्रधानमंत्री तक का अनोखा सफर तय करने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा बड़नगर से पूरी की। बचपन से ही उनमें वाद विवाद और नाटकों में गहरी रुचि थी, जो उनकी वक्तृत्व क्षमता का परिचय देती थी।
17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा शुरू की। इस दौरान अनेक धार्मिक स्थलों और आश्रमों का दर्शन कर उन्होंने अपने जीवन और विचारों को नई दिशा दी। बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की, जो उनके राजनीति सफर की मजबूत नींव बनी। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर बेहद जल्दी शुरू हो गया था, जब वे 8 वर्ष के थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए। 1971 में उन्होंने आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा शुरू की, जहां उन्होंने देशभक्ति, समर्पण और समाज सेवा की मूल बातें सीखी। आपातकाल के काले दौर में 1975 से 1977 तक मोदी भूमिगत रहकर लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्षरत रहे। 1985 में उन्होंने आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बीजेपी में उन्होंने संगठन को मजबूती देने के लिए अथक प्रयास किए और गुजरात में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस समर्पण और मेहनत ने उनके राजनीतिक सफर को एक नई दिशा दी। साल था 2001, जब गुजरात की राजनीति जमीन पर एक नया नेतृत्व उभरा। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसने नेतृत्व को नया अर्थ दिया, मुख्यमंत्री बने और गुजरात को विकास की नई रफ्तार दी। 13 वर्षों तक उन्होंने गुजरात को आर्थिक औद्योगिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। 26 मई 2014 इतिहास रच गया, जब उन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2019 में दोबारा मिला जनमत का जबरदस्त समर्थन और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार देश ने उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां शुरू की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, आयुष्मान भारत आदि। नरेंद्र मोदी का जीवन एक साधारण व्यक्ति से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक प्रेरणादायक कहानी है। वे आज से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने जाते, आज वे विश्व के अग्रणी शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं में नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का सूत्रपात हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला स्व सहायता समूह को सशक्त कर उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2004 से 2014 तक जो एक्सपोर्ट मात्रा 4,312 करोड़ का हुआ करता था, वो 2004 से 2024 में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले 10 सालों में ये रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज संपूर्ण विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की ख्याति गूंज रही है। वो जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं, उस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाते हैं। वैश्विक प्रभावी नेता की छवि बना चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तथा प्रभुत्व का ये आलम है कि दुनिया के 27 देश उन्हें अपने देश के प्रतिष्ठापूर्ण शिखर सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। मेरी रिपोर्ट IDTV। दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम कर रही है। 75वें जन्मदिन पर इटली से लेकर अमेरिका तक और रूस से लेकर इजरायल तक हर वैश्विक नेता मोदी को मित्र कहकर सम्मान दे रहा है। ये सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते कद और मोदी की वैश्विक ताकत का सबूत है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भारत की सीमाओं से बाहर जाकर पूरी दुनिया का उत्सव बन गया है। वॉशिंगटन, मॉस्को, रोम और यरूशलेम हर जगह से शुभकामनाओं की बौछार हो रही है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास अवसर पर विश्व भर के देशों में पीएम मोदी को अपना दोस्त बताने की होड़ सी लग गई है, जो कि दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर में अपने अलग अंदाज और अपने काम करने के अलग तरीके के लिए
बेहद प्रसिद्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे फोन करके कहा, जन्मदिन मुबारक नरेंद्र। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। इस बारे में ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ये बयान साबित करता है कि वैश्विक संकटों में आज सबसे अहम किरदार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। तो वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ताकत, दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता एक प्रेरणा स्रोत है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूँ, ताकि आप भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते रहें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सके। मेलोनी का यह संदेश केवल औपचारिक बधाई नहीं, बल्कि भारत इटली रिश्तों के नए युग की शुरुआत का ऐलान है। मेलोनी यानी कि मोदी मेलोनी की दोस्ती अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहचान भी बन चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को अच्छा दोस्त बताते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा किया। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. मध्य पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में मोदी की ये साख भारत को एक निर्णायक शक्ति बना रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने भी मोदी को मित्र कहकर बधाई दी और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की इच्छा जताई। न्यूजीलैंड ने तो साफ कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में हम मोदी के साथ हैं। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. तो वहीं गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और विकसित भारत का जिक्र किया। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the Global South. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. 75वें जन्मदिन पर दुनिया से मिली इन शुभकामनाओं का मतलब है कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वे 21वीं सदी के वैश्विक नेता हैं जिनके बिना कोई भी बड़ी रणनीति पूरी नहीं हो सकती। भारत आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और निर्णायक है और मोदी इस ताकत के असली प्रतीक हैं। आज दुनिया मान रही है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के असली बॉस हैं। वॉशिंगटन हो या मॉस्को, रोम हो या यरूशलेम, हर जगह मोदी का नाम इस समय गूंज रहा है। वैश्विक संकट हो तो उनसे सलाह ली जाती है, विकास की बात हो तो उनका विजन अपनाया जाता है। मोदी वो नेता हैं जिनके फोन कॉल पर दुनिया के सबसे बड़े फैसले तय होते हैं। यही वजह है कि पुतिन उन्हें मित्र कहते हैं और मेलोनी उन्हें प्रेरणा कहती हैं, तो वहीं नेतन्याहू उन्हें दोस्त कहते हैं। और एक होड़ सी वैश्विक नेताओं में इस समय लगती हुई नजर आ रही है कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा दोस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को अपने 75वें जन्मदिन पर बड़ी सौगात दी है। उन्होंने धार जिले के
भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने खुली जीप में बैठकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। उनके साथ सीएम मोहन यादव और धार की सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए। खास बात यह रही कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नया भारत है जो परमाणु की धमकी से नहीं डरता बल्कि अब घर में घुसकर मारता है। गरीब कल्याण अन्न योजना की फटी रह जाती है। इतना बड़ी संख्या मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं उनमें से ज्यादातर महिलाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और इस बीच आपको देहरादून लिए चलेंगे जहां पर राजभवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। आज सहकारिता के माध्यम से लागू की जा रही विभिन्न विकास की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी धन सिंह जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया है और इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि पूरे देश में सहकारिता बहुउद्देशीय समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।
ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवा से जुड़कर इन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा पा रहे हैं। आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे हमारी सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां भी गठित की हैं, जो किसानों और मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर बनाकर आजीविका को नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, आप सबकी जानकारी में है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे को स्पष्ट करती है। वो स्पष्ट प्रमाण है कि जनता का भरोसा इन व्यवस्थाओं में है। हमारा उद्देश्य केवल किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे न केवल हमारी मातृशक्ति महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत धुरी के रूप में भी वो बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश में, अभी धन सिंह जी ने बताया कि 2 लाख के लगभग हमारी बहनें लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। और ये काम हमारा अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से शिव रूपी शब्द उस देव स्थान पर निकले थे, और उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो मैं बहुत विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, पूरे राज्य के सभी छोटे बड़े स्थानों पर जाने के बाद, जिस प्रकार से आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, मातृशक्ति बहुत कम और सीमित संसाधनों में जिस कौशल से काम कर रही हैं, जिस परिश्रम से काम कर रही हैं, जिस लगन से काम कर रही हैं, और मिशनरी होके अपने घर के कामकाज को संभालते हुए इन नवाचारों को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रही हैं, जिस प्रकार से अनेक उत्पाद बना रही हैं, जिस प्रकार से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, और जो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, वो चाहे कोई क्षेत्र हो, यहाँ भी बाहर भी अभी बहुत सारी हमारी प्रदर्शनी लगी हैं, स्टॉल लगे हैं, और आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, सरस मेलों में जाएंगे, अन्य प्रदर्शनियों में जाएंगे, कोई बड़ा बहुराष्ट्रीय शिविर होगा उसमें जाएंगे, तो आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे बुनाई का सामान हो, चाहे वो अचार हो, चाहे प्रसाद हो, या नए नए कोई।
तो देहरादून से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर किस प्रकार उत्तराखंड लगातार विकास की राह पर अग्रसर है, इस बारे में जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के साथ साथ लगातार जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं, जो यहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, वो देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने ही तक नहीं बल्कि विश्व भर में वो प्रचलित हो रहे हैं। आपने सुना सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और इस बीच आपको लखनऊ लिए चलेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर विश्वकर्मा दिवस 2025 अवसर है। इस कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो, जो विश्वकर्मा ट्रेड होते हैं, अलग अलग जनपदों की कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अलग अलग क्षेत्र में जो विकसित किया है, उससे जुड़ी हुई एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। उसका उद्घाटन किया और वहां मैंने देखा है। मैं जब उस प्रदर्शनी को देख रहा था तो मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, और उमड़ इसलिए रही थी क्योंकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक लक्ष्य हर भारतवासी को दिया है। यह तय है, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। तो लखनऊ से आपको दिखा रहे थे कार्यक्रम, जहां पर विश्वकर्मा एक्सपो 2025 में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।